रावलपिंडी के एक गैर मारूफ इलाके का छोटा सा बाजार है जिसमें सब्जी गोश्त की दुकानों के अलावा गाड़ियों के मैकेनिक बैठे हैं। अगर आपको सिद्दीक जान के घर जाना है तो इसी छोटे से बाजार से गुजरकर इस गली तक आना होगा। इस गली के नुक्कड़ पर ही वो अपार्टमेंट्स हैं जिनमें से एक में सिद्दीक जान रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खदीजा लतीफ़ और आज हम मौजूद हैं सिद्दीक जान के घर की गली में और ये है वो बिल्डिंग जहाँ सिद्दीक जान रहते हैं, जहाँ सिद्दीक जान का घर है। ये आपको नज़र आ रही होगी। तो आइए आपको लेके चलते हैं सिद्दीक जान के घर। सिद्दीक जान जो है वो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं और जब भी यहाँ आप आएंगे आपको ये मोटर हमेशा चलती हुई नजर आएगी। घर में दाखिल होते ही घर खत्म हो जाता है। दाखिल होते ही एक कमरा दाईं जानिब है और दूसरा बाईं जानिब। दाईं जानिब का कमरा मेहमानों और दोस्तों के लिए है और दूसरा कमरा बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल होता है। घर छोटा होने की वजह से ज्यादातर सामान यानी अलमारी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और कपड़े इस्त्री करने का स्टैंड राहदारी में ही रखा गया है। इन दोनों कमरों से मिलकर एक छोटा सा किचन और एक वॉशरूम भी है। सिद्दीक जान का ये बेडरूम ही इनका स्टूडियो भी है क्योंकि अपनी सारी वीडियोस वो यहीं से रिकॉर्ड करते हैं। इस बेडरूम में एक छोटी अलमारी, एक छोटी LCD, एक रूम कूलर और आराइश की कुछ चीजें रखी गई हैं। आइए सिद्दीक जान से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इतना मकबूल सहाफ़ी इतने छोटे से घर में क्यों रहता है। सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी लोग आपके बारे में ये समझते हैं कि आप किसी एजेंडे पर हैं। अगर आप किसी एजेंडे पे हैं तो फिर तो आपका लाइफस्टाइल बहुत लेविश किस्म का होना चाहिए और आप इतने छोटे से घर में कैसे। जी बहुत शुक्रिया आप आई। देखिए दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो आपने सवाल किया ये बिल्कुल है, एक तासुर कहा जाता है कि मैं किसी के एजेंडे पे हूँ और कुछ लोग कहते हैं ये भी कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बहुत सपोर्ट करता हूँ, मैं उनको डिफेंड करता हूँ। कुछ ये कहते हैं एक आम तासुर ज़ाहिर है एक तकसीम ऐसी कर दी गई है। कुछ लोगों के बारे में कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के शायद पेरोल पे हैं, कुछ के बारे में कहा जाता है कि ये जहांगीर तरीन के पेरोल पे हैं, कुछ के बारे में कहा जाता है ये फ़ौज के बंदे हैं, कुछ के बारे में कहा जाता है कि ये नून लीग को वो करते हैं। देखें एक तो बात यह है कि इसके ऊपर बहुत लंबी बात हो सकती है लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते कि जो ये कहा जाता है कि हम कोई तहरीक इंसाफ को डिफेंड करते हैं। मैं हमेशा ये बात पहले भी कुछ वीडियोस में कर चुका हूँ कि एज ए जर्नलिस्ट अगर हुकूमत के किसी इक़दाम से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है तो मैं उसको समझता हूँ कि सहाफ़ती तौर पे हम ये कुफ्र कर रहे हैं कि हम उसको हुकूमत के एक ऐसे इक़दाम को डिफेंड कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। बाकी मसला यह है कि अगर पिछली दो हुकूमतों ने करप्शन किया, लूट मार किया तो हम यही बताएंगे कि उन्होंने करप्शन और लूट मार किया है। और अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ बड़े ऐसे स्टेप्स हो रहे होंगे जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं तो उनकी हम तारीफ भी करेंगे। बाकी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर अभी उस्मान बुज़दार साहब पे जो मैंने तनकीद की बहुत 70% लोग तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने उसको सपोर्ट किया लेकिन 30% ने गालियाँ भी दी, गालियाँ भी सुनी। कहा गया कि पता नहीं आप किसके हाथों में खेल रहे हैं। तो कोई एजेंडा नहीं है, हमारा एजेंडा सिर्फ वो है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको हम अच्छा बताएंगे, जो बुरा कर रहा है उसको बुरा कहेंगे। जहाँ तक आपने ये कहा कि मैं इस छोटे से घर में रहता हूँ, दो रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि मैं घर चेंज कर सकता हूँ लेकिन इस एरिए के साथ, इस घर के साथ एक एफिलिएशन सी हो गई है क्योंकि जब शादी के बाद मैं इस घर में शिफ्ट हुआ और अब मैंने कोशिश भी की कि किसी इससे बड़े घर में शिफ्ट होता हूँ लेकिन अब मेरी मिसेस भी कहती हैं कि इस घर के साथ ना एक वो जिस तरह आपकी रूहानी सी वाबस्तगी हो जाती है वो हो गई है। फिर इसी जिस प्लाजे में हम रह रहे हैं यहाँ पे 4-5 और दोस्त रह रहे हैं और वो सारे भी इधर शिफ्ट हो गए हैं। शफकत अली कुरैशी हैं, वो अपनी फैमिली के साथ में, उमर इनाम, खालिद अब्बास भाई हैं, रिजवान एज एजुकेट हैं, मुजम्मिल भाई हैं और फैज़ान, सब लोग मतलब कोई 5-6 यहाँ पे फ्लैट्स ऐसे हैं जो मेरे दोस्तों के हैं जो सारे। तो एक ऐसी कम्युनिटी सी बन गई है। निकलते हैं इस बाजार से गुजरते हुए ऑफिस तक जाते हुए, क्योंकि मैंने अपना जो सेटअप बनाया है वो ऑफिस भी यहाँ साथ बनाया है, तो वहाँ तक जाते जाते कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है और वो एक ऐसे लगता है कि जैसे आप भावलपुरी रह रहे हैं, लिया रह रहे हैं, बखर रह रहे हैं, सारे आपके इर्द गिर्द जाने वाले हैं। तो इसलिए तो बाकी मेरा ख्याल है कि इंसान
जितना भी, अगर वैसे तो मैं एक आम सा बंदा हूँ और एक आम सा रिपोर्टर हूँ, लेकिन अगर आप का कोई आगे भी चले जाते हैं तो बंदे को अपनी जो एक वो जिसे हम आम तौर पे कहते हैं कि औकात जो है वो नहीं भूलनी चाहिए। बाकी मुझे मेरा जुनून और इश्क जो है वो अपना काम है, तो मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं है कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। मुझे बहुत लोग कहते हैं, अक्सर ये देखते हैं तो कहते हैं कि आपको अब अच्छा ड्रेस पहनना चाहिए, आपको ब्रांडेड शर्ट्स पहननी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको मैं इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देता। मैं कहता हूँ कि आपका काम जो है ना वो आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। इनकार नहीं है, ये चीज़ें होनी चाहिए, सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता इतनी चीज़ों का, क्योंकि सुबह सुप्रीम कोर्ट जाना, फिर पार्लियामेंट में कमेटी उधर जाना, फिर आप अपना सेटअप बनाया उधर जाना, फिर बोल जाना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मसरूफियत रहती है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए तो मतलब पंखा बंद करना पड़ता है आपको, और आपके रूम में मुझे तो एसी नज़र नहीं आ रहा, नहीं लगा हुआ, तो फिर किस तरह से मैनेज करते हैं आप? मैं पंखा जो है वो स्लो कर लेता हूँ। अच्छा। और बाकी है कि गर्मी में सारी वीडियोस रिकॉर्ड हाँ, और बाकी है कि कूलर लगा हुआ है देखें, और हाँ वीडियो के दौरान बिल्कुल कूलर भी नहीं चलता, पंखा स्लो करना पड़ता है। तो चीज़ें मैंने अब आहिस्ता से बेहतर होंगी इंशाल्लाह। तो जब हो सकता है आप अगली बार आएँ तो हो सकता है एसी लगा हो। मैं जब भी यहाँ आई हूँ ये मोटर हमेशा चल रही होती है जो नीचे लगी हुई है आपके घर में जब एंटर होते हैं, तो पानी का यहाँ कोई इशू है? पानी का हर बड़े शहर में इशू है, और इसीलिए मैं अक्सर ये जब डैम वाला केस चला था या पानी के इश्यूज़ के ऊपर, तो मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी वीडियोस में भी कहता हूँ कि उन इलाकों के लोग जहाँ पे अभी पानी का मसला नहीं है, वो जिस बेदर्दी और जिस बेरहमी से पानी का इस्तेमाल करते हैं वो खुदारा ये ना करें, क्योंकि हर बड़े शहर के अंदर ये मसला हो गया, बाकी शहरों में भी हो जाएगा जहाँ पानी इस तरह से बेदर्दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल ये मोटर यहाँ पे पानी का क्योंकि मसला है तो वो सारा दिन ही तकरीबन ये चलती रहती है। और बल्कि आज तो वो हमने तो यहाँ पे एक ड्रम सा जो है ना वो रखा हुआ होता है, उसमें पानी भरा हुआ होता है। वो अभी क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी थी तो वो मेरी मिसेज ने उठा के और पता नहीं कहाँ पे रखवा दिया है, तो वो कहती बुरा लगेगा। मैंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है। सुबह से शाम तक आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, तो घर में टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं? बेगम नहीं नाराज़ होती हैं आपसे? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। एक बात तो यह है कि मेरी बेगम जो है वो बहुत, उसने कंप्रोमाइज़ किया भी है और बहुत मुझे सपोर्ट किया भी है, और उनका ये बिल्कुल है। मेरी जब शादी हुई तो उस वक्त पनामा जो है वो भी आ चुका था, तो फिर पनामा की समातें, और उसके बाद से तो पाकिस्तानी सियासत में बड़ी गहमा गहमी रही। और फिर साकिब निसार साहब का दौर ख़ास तौर पे, वो 1.25 साल सुबह 9 बजे वहाँ कोर्ट रूम में पहुँचना, शाम 5 बजे तक कोर्ट रूम में केसेस की समात होती थी। प्रोग्राम मुकाबिल में मैं था, 10 से 11 बजे प्रोग्राम होता था, तो 12 बजे आना, फिर सुबह 7-8 बजे घर से निकलना, क्योंकि मैं जहाँ पे यहाँ रह रहा हूँ वहाँ से ज़रा सुबह सुबह रश होता है जाते हुए, तो जल्दी निकलना पड़ता था। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मिसेज़ ने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किए, बहुत ज़्यादा करती हैं, और शिकायत वो नहीं करती, लेकिन टाइम मसला होता है। अब भी सुबह निकलता हूँ, रात को फिर फ़ौरन अपने ऑफिस आता हूँ, जो ऑफिस मैंने बनाया है, और उसके बाद फिर बोल जाता हूँ, तो अभी भी 12-1 बज जाते हैं रात को आते आते। फिर वो जो दूसरा कमरा मैंने आपको अभी आपने ख़ुद भी देखा, वहाँ पे घर भी आ जाता हूँ तो दोस्त सारे आए रहते हैं। जैसे मैंने बताया कि 5-6 दोस्त तो यहाँ पे जो वो इन फ्लैट्स में रह रहे हैं, और बाकी जो दोस्त हैं वो यहाँ पे जो बैचलर हैं उन्होंने कुछ फ्लैट्स लिए हुए हैं वहाँ जो साथ जहाँ पे मेरा ऑफिस है उस प्लाजे में, तो वहाँ पे वो रहते हैं। वो कोई ना कोई घर भी आ जाऊँ तो कोई ना कोई चाय पीने आया, गपशप और मेला लगा रहता है। तो बेगम मेरी बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी जो छोटी मोटी कामयाबी, जिसको आप अगर समझें कामयाबी, तो उसमें जो मेन किरदार है वो मेरी एलिया का है। आपने जिस तरह से अपनी बेगम के बारे में हमें बताया, उनसे मिलने का इश्तियाक अब हमारा बढ़ चुका है, और हम किसी और वीडियो में ज़रूर आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी अच्छी शख्सियत की मालिक हैं वो। अच्छा, तो आप हमें ये बताएं, आखिर में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप इस घर से बड़े घर में कितनी देर तक शिफ्ट होने का इरादा रखते हैं? वैसे आजकल मेरी मिसेज़ जो हैं वो ये कह रही हैं कि उनकी दोस्त एक रहती हैं इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद G6 सेक्टर में, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो जो मेरी दोस्त है उसके करीब हमें शिफ्ट होना चाहिए। तो अब वो अपने तौर पे उनको कह रही हैं कि वहाँ घर कोई करीब ढूंढ के दिया जाए वहाँ पे। तो देखें, जब तक वहाँ कोई रेंट के ऊपर घर अच्छा मिल गया तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगा, वरना इस घर को छोड़ना अब इतना आसान नहीं लग रहा है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस इलाके के साथ, इस एरिया के साथ, इस घर के साथ एक एफिलिएशन सी हो गई है। अगर आप बड़े घर में शिफ्ट हो जाएं तो उसके बाद भी आप ये घर रखना चाहेंगे? ये आपने ऐसा सवाल किया है कि वाकई मैं मिसेस को अक्सर ये कहता हूँ
कि कोई और घर में शिफ्ट हो भी जाएंगे तो ये घर नहीं छोड़ना, ना ही इधर से कोई चीज़ सामान उठा के लेकर जाना है। ये घर इसी तरह रहेगा, इस घर को हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये घर के साथ आपकी मोहब्बत कही जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल कही जा सकती है। आपकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैंस हैं, तो क्या कभी बड़ी ऑफ़र आई या कोई गिफ्ट वगैरह आए आपको? देखें, पहले तो मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुझे सुनते हैं, देखते हैं, रब्ता भी करते हैं। बल्कि मैं आपको एक और यहाँ पे 2-3 चीज़ें मुख्तसर सी बता देता हूँ। एक तो एक बार ये हुआ कि मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पेज पे ना नंबर शेयर कर दिया, क्योंकि होता ये था कि अक्सर लोग कमेंट करते थे यूट्यूब के ऊपर और कमेंट करके कोई ना कोई चीज़ बताते थे या पूछते थे, तो मैं वो नहीं देख पाता था। 20-25 दिन बाद देखता था तो बड़ी वो शर्मिंदगी सी होती थी। तो मैंने एक बार सोचा कि चले मैं नंबर अपना शेयर कर देता हूँ, किसी को अर्जेंट बात करनी होगी तो वहाँ पे वो पूछ लिया करेंगे। मुझे नहीं अंदाज़ा था, मैंने कम्युनिटी पेज पे शेयर किया नंबर, मुझे 6 से 7 हज़ार मैसेजेस आ गए और मैंने उनको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। उस दौरान मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, फिर मैंने व्हाट्सएप दोबारा इंस्टॉल किया तो बैकअप नहीं बना हुआ था। खैर फिर मैसेजेस अभी भी मेरे मोबाइल में कम से कम 2 से 2.5 हज़ार मैसेजेस ऐसे होंगे जिनको मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर सका, उनमें से मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। जो आपने ऑफ़र की बात की, एक तो यह है कि बहुत लोग रब्ता करते हैं, कहते हैं हम गिफ्ट भेजने चाहते हैं। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे उस वक्त बहुत खुशी होती है जो सऊदी अरब में हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जब वो बताते हैं कि वो रोज़ा रसूल पे गए, उन्होंने दुआ की, ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। बाकी जो भी मुझसे रब्ता करता है, कुछ 4-5 लोगों ने मुझे ना चाहते हुए भी, मैं उनका इनकार नहीं कर सका, उन्होंने कुछ गिफ्ट भेजे और उनसे बिल्कुल मैंने 4-5 से, लेकिन वो भी ऐसी मुझे मजबूरी हुई। ख़ास तौर पे अमेरिका में एक आंटी है मेरी, अब तो उनके साथ बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि उनसे रब्ता रहा, बहुत ज़्यादा बात होती रही, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मजबूर किया और मैं इनकार नहीं कर सका। वरना मैं इस वीडियो के ज़रिए ये ज़रूर कह रहा हूँ सुनने वालों को कि आपका गिफ्ट यही है कि आप दुआ किया करें। मुझे बहुत लोग जब फ़ोन पे ये कहते हैं, रब्ता करते हैं और कहते हैं कि वो गिफ्ट देना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मेरे लिए यही गिफ्ट है कि आप वहाँ पे किसी भी बंदे को जो डिज़र्विंग है उसको कोई चीज़ दे दें, तो वो मेरे लिए ऐसे समझें कि आपने मुझे दी है, आप किसी को दे दें और बस मेरे लिए दुआ किया करें, यही मेरे लिए गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, अपना घर दिखाया और मैं उम्मीद करती हूँ दोबारा मुलाकात होगी बहुत जल्दी आपसे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।